तो आज रात हम सिर्फ डरावनी कहानियां सुनने नहीं वाले, बल्कि ये समझने वाले हैं कि वो काम कैसे करती हैं। हम डर के उस पूरे ताने बाने को खोलकर देखेंगे जो हमें इतना बेचैन कर देता है। अब ये लाइन सुनिए, सुनने में तो बड़ा अपनापन लगता है ना? जैसे कोई स्वागत कर रहा हो। पर असल में ये एक जाल की पहली कड़ी है, और यही वो चाबी है जिससे हमारी पहली केस स्टडी का ताला खुलेगा। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या है। आज हम दो आधुनिक हिंदी डरावनी कहानियों को परत दर परत खोलेंगे। हम ये समझेंगे कि उनका मैकेनिज्म क्या है और वो हमारे अंदर दहशत पैदा करने में इतनी कामयाब क्यों हो जाती हैं। तो हमारी पहली कहानी आरुषि की है। उसे शहर में एक अपार्टमेंट मिलता है, वो भी बहुत ही सस्ते में। लेकिन 31 दिसंबर की रात को उसे एहसास होता है कि इस अपार्टमेंट की असली कीमत क्या है, और वो बहुत भयानक है। इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी रफ्तार। देखिए, सब कुछ सिर्फ 90 मिनट के अंदर हो जाता है। रात 10:30 बजे वो आती है और ठीक 12 बजे तक खेल खत्म। हर एक मिनट के साथ शिकंजा कसता जाता है और भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। डर का ये जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, वही इस कहानी की जान है। ये कहानी शापित जगह वाले आइडिया का एक परफेक्ट उदाहरण है। मतलब यहाँ पर असली विलन कोई इंसान या कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो जगह खुद है। ये बिल्डिंग एक शिकारी की तरह है, और जो भी इसमें रहता है वो उसका शिकार है। तो ये शाप आया कहाँ से? आरुषि के दादाजी की डायरी से इस पूरी साजिश का पता चलता है। बिल्डर खन्ना, जो उसके दादाजी थे, उन्होंने एक तांत्रिक से वादा किया था कि वो 11 बलियां देंगे। उन्होंने 10 मजदूरों की बलि तो दे दी, लेकिन 11वीं बलि, जो उनके अपने खून की होनी थी, वो नहीं दी। और इसी वजह से वो शाप अधूरा रह गया और वो इमारत अपनी आखिरी बलि की प्यासी रह गई। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रामू काका, वो वॉचमैन जिसे आरुषि अपना रखवाला समझ रही थी, असल में उन्हीं 10 मजदूरों में से एक था जिनकी बलि दी गई थी। वो 45 सालों से सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा था कि खन्ना का खून वापस आए और वो अधूरा वादा पूरा हो। यहाँ रक्षक ही भक्षक है। चलिए अब इस कहानी से आगे बढ़ते हैं और डर का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखते हैं। ये डर किसी जगह से नहीं, बल्कि खुद को ही खो देने के खौफ से जुड़ा है। ये कहानी हमें मिलवाती है सीमा से, एक नई नवेली दुल्हन, लेकिन उसका बर्ताव बेहद डरावना होता जा रहा है। वो कच्चा आटा और कच्चा मांस खाने लगी है। उसकी आंखों की जगह बस गहरे काले गड्ढे दिखाई देते हैं, और उसकी आवाज भी किसी और की लगती है। साफ है वो अब अकेली नहीं है। जब एक तांत्रिक को बुलाया जाता है तो राज खुलता है। सीमा के शरीर पर रमा नाम की एक गुस्सैल आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तो अब एक ही शरीर में दो वजूद हैं। एक है सीमा, जो शिकार है, और दूसरी है रमा, वो घुसपैठिया जिसका कोई काम अभी अधूरा है। देखिए, शापित अपार्टमेंट वाली कहानी के ठीक उलट यहाँ डर बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी है। खतरा इस बात का है कि आपकी अपनी पहचान, आपका अपना वजूद ही मिटा दिया जाएगा। आपका शरीर बस एक खाली बर्तन बनकर रह जाएगा जिसे कोई और इस्तेमाल करेगा। तो ये सब हुआ कैसे? वजह बहुत ही मामूली लेकिन उतनी ही डरावनी है। रमा की मौत जिस हॉस्पिटल के बिस्तर पर हुई थी, कुछ देर बाद सीमा को उसी बिस्तर पर लिटा दिया गया। बस एक छोटा सा इत्तेफाक, और रमा की अधूरी आत्मा को एक नया ठिकाना मिल गया। तो अब जब हमने दोनों कहानियों को समझ लिया है, तो चलिए एक बार दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये डर पैदा करने के लिए कितने अलग अलग रास्ते अपनाती हैं। और ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पहली कहानी में डर बाहरी है, बिल्डिंग। दूसरी में डर अंदरूनी है, आत्मा। पहली कहानी में बचना नामुमकिन है क्योंकि वो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, जबकि दूसरी में शायद झाड़ फूक से कोई रास्ता निकल आए। वैसे तो सीमा की कहानी एक तरह से खत्म हो जाती है, आत्मा चली जाती है, सब ठीक हो जाता है। लेकिन कहानी सुनाने वाला हमें आखिर में एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। सवाल ये है कि क्या रमा सच में चली गई, या वो आज भी उसी बिस्तर में छुपी हुई है, किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है? ये एक सवाल पूरे अंत को बदल देता है और डर को जिंदा रखता है। और आखिर में ये दोनों कहानियां हमारे सबसे पुराने डरों को ही तो छूती हैं, कहीं फंस जाने का डर और अपनी पहचान खो देने का डर। और यही बात ये साबित करती है कि सबसे असरदार खौफ हमेशा वही रहता है, वो बस अपनी कहानी कहने के लिए नए नए चोले बदलता रहता है।